नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और आप लोग जानते हैं कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है और इसमें जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो ज़रूर हिस्सा लें। आप जानते हैं कि ये क़ुरबानियों का गोश्त किस तरह के ज़रूरतमंद और पहाड़ी बस्तियों में दिया जाता है। नीचे नंबरात हैं, आप लोग इसमें नाम दर्ज करवाएं। पहले दिन वाले अगर जल्द ही नाम दर्ज करवाएं तो हमें तरतीब बनाने में आसानी होती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। पहली ख़बर ये है कि पीएम मोदी ने आज जो है इस्तीफ़ा दे दिया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़ियादत एनडीए की अगली हुकूमत के क़याम से कबल अब एनडीए ही हुकूमत बनाएगी या इंडिया अलायंस हुकूमत बनाएगी, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये और भी कुछ दिन लगेंगे शायद। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी वज़ारती काउंसिल के साथ इस्तीफ़ा सदर द्रौपदी मुर्मू को पेश कर दिया। इससे 17वीं लोकसभा की तहलील की राह हमवार हो गई जो 2019 से 2024 तक चली थी। सदर मुर्मू को इस्तीफ़ा पेश करने से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ारती काउंसिल के इजलास से कहा, हार और जीत सियासत का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है, हमने 10 साल बेहतर काम किया और आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, हुक्मरान तंजीमें हर जगह आवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरे और उन पर पूरा उतरती रहेंगी। कहा कि आप सब ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मेहनत की। तो नाज़रीन गिरामी, जो चेहरा आज तक मैं बोलते रहे थे और हर जगह मैं अपना 400 पार बीजेपी का राग अलापते रहे, वो अब एनडीए का राग अलाप रहे हैं। बहरकैफ इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन क्या दोबारा तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म में बनेंगे या किस तरह की शराइत रखी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बदल रही है, इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, बदलती सियासत पर अगर हम लोग इस वक्त रोशनी डालें तो आप जानते हैं कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही साथ एक ही प्लेन में पटना से दिल्ली का सफ़र करते हुए नज़र आए। अब ये पहले से प्लान्ड जो है सीटें थीं, बात हो चुकी थी या अचानक मुलाकात हुई थी, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। सियासत में अलग अलग तरह के तबसरे होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब जा रहे थे तो उनके बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो है इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने के लिए हम जो है जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तस्करा उन्होंने नहीं किया। दरअसल दिल्ली में हलचल तेज़ हो चुकी है, मुलाकातों का दौरा है। नीतीश तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली आए तो दोनों महाजों का अहम इजलास मुनक़िद हो रहा है। इंडिया अलायंस एक तरफ पूरी कोशिशों में है, जैसे मिसाल के तौर पर स्टालिन को आप देख रहे होंगे कि वो भी पहुंच चुके हैं और उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और केरला के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और जो भी इंडिया अलायंस में शामिल हैं वो सब के सब इस वक्त दिल्ली में जमा हो रहे हैं और इनकी मीटिंग इस वक्त लगातार चलने वाली है। जब ये न्यूज़ में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था तब तक जो है इस मीटिंग का आगाज़ होने को था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप साफ और वाज़ेह तौर पर जानते हैं, अगर हकीकी पिक्चर देखना है तो आप इस तस्वीर को देख लें जो इस वक्त पूरी तरह से निकल करके सामने आई है कि बीजेपी को कितने वोट मिले हैं और इंडिया अलायंस को कितने मिले हैं। अगर एक ही तस्वीर में आप समझना चाहते हैं तो ये है 241 बीजेपी को और 232 इंडिया अलायंस को। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार एनडीए में तो शामिल थे, चंद्रबाबू नायडू वो भी एनडीए में तो शामिल थे, लेकिन क्या वो इस मर्तबा उनको सपोर्ट कर पाएंगे या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, यह अहम तरीन मामला है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू की जो पुरानी तस्वीरें थीं
वो अखिलेश यादव के साथ हों या राहुल गांधी के साथ हो, चंद्रबाबू नायडू की हो या नीतीश कुमार की हो, इन तमाम चीज़ों को इस वक्त शेयर करते हुए एक बहुत बड़ा तबका चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से जो है इस वक्त दरख्वास्त कर रहा है कि वो इंडिया अलायंस का सपोर्ट करते हुए इंडिया अलायंस को हुकूमत बनाने में मदद करें, क्योंकि आप भी एक सेकुलर चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। इनके साथ भी आपने बहुत पुराना जो है रिश्ता रहा है, और चंद्रबाबू नायडू को तो मुसलमानों ने एक तरफा सपोर्ट किया है, और जिस तरह से इस वक्त पूरी सारी चीज़ें सामने हैं, इससे पहले हो या बाद में, चंद्रबाबू नायडू के साथ मुसलमानों का, दलित कबाइलों का और दलित बरादरी का और कबाइलियों का, SC STs का एक अहम तरीन राब्ता रहा है। ऐसी सूरत हाल में वो कांग्रेस के साथ पहले जुड़े हुए थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू से इस वक्त खुसूसी तौर पर अपील की जा रही है, और नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार तो बाकायदा दिल्ली पहुंच चुके हैं, शायद इंडिया अलायंस की वो मीटिंग में भी शरीक हो मुमकिन है। सो जाहिर सी बात है कि अगर वो तेजस्वी यादव के साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही होगी। ऐसी सूरत हाल में लेकिन वक्त कोई भी वाज़ेह तौर पर कहना जो है कबल वक्त होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ इंडिया अलायंस में आने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद तो हंगामा मच गया था, लोगों के तबसरे शुरू हो चुके थे, और आप देख सकते हैं कि जो है उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी, जेडीयू या अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि जो है इस वक्त इंडिया अलायंस तो पूरी तरह से कह रही है, और जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि क्या वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए। उनका कहना था कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मोदी के खिलाफ अगर दूसरा कोई भी PM बनता है तो फिर जो है MIM उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। एक वजाहत के साथ मैं आपको बता दूं कि फिर से वो तस्वीर सामने ले आई है, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि क्या होने वाला है। 241 नीतीश के भी अगर मिल जाते हैं 20 के, तो 261 हो जाएगा। फिर भी चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, या फिर आजाद उम्मीदवारों की। चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी, या फिर आजाद उम्मीदवारों की, जिनकी तादाद 20 से 21 की है। इसी तरह इंडिया अलायंस को भी है। इंडिया अलायंस अगर नीतीश कुमार इनको सपोर्ट करते हैं और चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आजाद उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी इंडिया अलायंस को। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक ऐसे जो है सिचुएशन पर बीजेपी और इंडिया अलायंस आकर के खड़ी है कि कोई भी कुछ भी कहता है तो इन ऑप्शंस के अलावा कोई भी पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। ऑप्शंस हैं तीनों के, या तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक साथ मिलकर के बीजेपी को सपोर्ट करें या इंडिया अलायंस को, या फिर नीतीश कुमार और तमाम के तमाम आजाद उम्मीदवारान एक ही साथ सपोर्ट करें बीजेपी को या फिर इंडिया अलायंस को। तभी जाकर के दोनों अपने अक्सरियत साबित कर सकते हैं और हुकूमत साजी का दावा कर सकते हैं। इससे हटकर के अगर कोई भी ये दावा करता है कि इससे हटकर के कोई और रास्ता है, तो रास्ता मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो है इस वक्त जो जाहिर सी बात है, अब खरीदो फरोख्त और न जाने क्या क्या चीज़ें चलेंगी, किस किस तरह के ओहदों का लालच दिया जाएगा। अब यहीं पर जो है लोगों को पता चलेगा कि कौन किसकी क्या जहनीत काम कर रही है, कौन कितना पावरफुल है, कौन जो है नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को जो है खींचने में कामयाब होगा। कल रात से भी यही तबसरे हैं, यही तबसरे आगे भी चलते रहेंगे, यही मीटिंगों की अलग अलग तस्वीरें दिखा करके लोग अलग अलग। लेकिन इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, बड़ा मज़ा आया आज के अंग्रेज़ी अखबारात पढ़ करके और उनकी सुर्खियाँ पढ़ करके। 10 साल के बाद महसूस हुआ कि अंग्रेज़ी अखबारात ने जो है अब मोदी से डरते हुए सुर्खियाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि देखिए इंडिया कट्स मोदी डाउन के नाम से द टेलीग्राफ जो है
सुर्खी दे करके एक किस्म का, आप जानते हैं इन सुर्खियों का मतलब क्या होता है। इसके अलावा और भी कुछ अखबारात के मैंने कटआउट देखा, जैसे जो है दक्कन हेराल्ड का ये देखिए, मूडी 3.0 डिमिनाइज्ड के नाम से जो है इसकी सुर्खियां बांधी है। इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या दिया है, देखिए कि अब की बार कॉलिशन सरकार के नाम से सुर्खी देकर के, यानी बीजेपी की सरकार बना पाएगा, बल्कि इस बार जो होगी वो जो है मखलूत हुकूमत होगी। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी अलग अलग सुर्खियों के साथ भी आज के अखबारात और उनके तबसरे पढ़ने में जो है अलग ही तरह की चीज़ें सामने आई। देखिए पॉलिटिस्ट इट इज़ गेम ऑन कहते हुए जो है अलग से अलग ही अंदाज में इस भी सुर्खी को जो है हिंदुस्तान टाइम्स देने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स को जो है पॉलिटिक्स बना दिया, यानी जो है सियासी ट्विस्ट, आप इसको जो है तर्जुमा कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो ये है कि मायावती ने मुसलमानों पर अपने हार का ठेकरा फोड़ा। पहले तो मायावती को ज़रूरत ही नहीं थी कि मुसलमानों को उतरवा करके यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो मुसलमान के साथ है, जबकि इसकी अंदरूनी कहानी तमाम लोगों को पता है कि ये बीजेपी को जितवाने के लिए, मुसलमानों के वोट कटवाने के लिए मुसलमानों को जो है ज़्यादा सीटें दी थी, और अब बयान दे रही है कि अब सोच समझ कर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। कौन आपके पास गए थे कि जो है मुस्लिम उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद में उतारा जाए, और कौन सियासी बेवकूफ़ है जो इस तरह के माहौल में ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारी दे करके उनको जो है मौका दे। सियासत में जो है ज़हनी तौर पर जो है ये साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल रहा था कि मुसलमानों को अक्सरियत उनकी तादाद में जो है उम्मीदवार बना करके असल में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, ताकि मुसलमानों के और दलितों के वोट बिखर जाएं और जो है बीजेपी को फ़ायदा हो। लेकिन वो अपनी कामयाब नहीं हो सकी, और उसके बाद जो है फिर मायावती मुसलमानों पर जो है ठेकरा फोड़ करके ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए जो है इस वक्त ये तबसरे सामने आए हैं। नाज़रीन गिरामी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो रिकॉर्ड शिकस्त हुई है उस पर लोगों के अलग अलग तबसरे हैं कि अगर आखिर ऐसे क्यों हुआ, क्या किरदार था, क्या वाकई में उनके मद्दे मुकाबिल जो लीडर कांग्रेस के थे वो इतने मजबूत थे, जो इतने सालों से एमपी रह चुके हैं, उनको इतनी बड़ी तादाद में 10 लाख से ज़ायद वोटों से हराया गया। कोई तो वजह होगी, क्या वजह है। और दूसरी बात यह है कि आसाम में मौलाना की पार्टी ने खाता भी नहीं खोला, तो एक बहुत जी ज़्यादा जो है बुरी शिकस्त। जाहिर सी बात है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है वो जमीयत उलमा हिंद आसाम के सदर भी हैं और दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा में शामिल हैं, और आसाम में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम करते आ रहे हैं। तालीम के मैदान में काम किया है और भी बहुत सारी चीज़ों में मजलूमों के लिए जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आए। आसाम में जब कभी भी सैलाब या आफाती या ज़मीनी आफातें आती हैं तो उस वक्त उनको मदद करते हुए नजर आए। ऐसी सूरत हाल में आखिरकार कौन सी ऐसी उनके खिलाफ साजिश थी जिसमें जो है कांग्रेस के लीडर 10 लाख से ज्यादा वोटों से उनको शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। रकीबुल हसन जो आसाम के धोबरी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो नाज़रीन गिरामी, इसमें अलग अलग तरह के तबसरे हैं, लेकिन उसमें से खास करके इसमें हाथ जो है वो ये था कि मौलाना अजमल साहब के सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा जो है बदनामियाँ या उनको बदनाम करने की कोशिशें हुई थी। पहले से ही जो है उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि चूंकि वो बहुत बड़े कारोबारी हैं और अपने कारोबारी मफादात को बचाने के लिए अपने मकामी जो है रियासत के सीएम के साथ नाता बनाना पड़ता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी, तजारती तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी, इसलिए जो है उनको बदनाम करने की कोशिशें हुई कि वज़ीर आला बिस्वा शर्मा से वो मिले हुए हैं, और वज़ीर आला बिस्वा शर्मा किस कदर जो है मुस्लिम दुश्मन है, मदारिस के साथ क्या कुछ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और दूसरे उनके बारे में ये बात फैलाई गई थी कि बीजेपी के लिए नर्म गोशा रखते हैं। और तीसरी बात, कांग्रेस ने उनकी पार्टी को इंडिया गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया था इन्हीं वजह से, और उनकी पार्टी को यह कह करके बदनाम करती रही कांग्रेस कि वो बीजेपी की बी टीम है। शायद ये प्रोपेगेंडा अंदर तक सरायत कर गया और एक एमएलए ने उनकी सियासी बिसात उलट दी। मौलाना के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनका सियासी दबदबा लगातार ढलान की तरफ आने को लगा है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से झूठे लगाए गए इल्ज़ामात प्रोपेगेंडे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और किस तरह से जो है लोगों के जहनों को तब्दील करवा देते हैं, ये जो है ये एक मिसाल है हमारे सामने। इस तरह नाज़रीन गिरामी, ऐसी इस मरतबा के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ चीज़ें हमारे पास हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, हमारे पास रशीद इंजीनियर की भी एक मिसाल है।
ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब्दुल रशीद शेख ने जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से 4.7 लाख वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। और आपको मालूम होना चाहिए कि इनके मद्दे मुकाबिल में जो थे वो साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर का जब आप लेंगे और सियासी अगर चेहरे सामने अगर आपको रखना है तो इसमें से एक चेहरा आता है। वो चेहरा है या तो फारूक अब्दुल्ला का, या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का, या महबूबा मुफ्ती खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का। ऐसे बड़े शख्सियात को जो है एक जेल में रहते हुए अब्दुल रशीद शेख जो जेल में हैं तो 4.7 लाख वोट हासिल करके कामयाब हासिल करते हैं, तो ये भी एक मिसाल है। इसके अलावा एक और मिसाल हमारे पास है। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस लीडर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हरा देता है, तो वहीं पर जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर को एक क्रिकेटर हरा देता है। यूसुफ पठान के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी से मगरबी बंगाल की बहरामपुर सीट से मेंबर पार्लियामेंट बन गए, और यूसुफ पठान बहरामपुर सीट पर कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी जो बहुत बड़ा चेहरा था कांग्रेस का बंगाल में, उसको जो है हरा करके वो जो है जीत दर्ज करते हैं। तो इससे आप अंदाजा इसी तरह राहुल गांधी की रायबरेली सीट से जीतना, और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिस मिसाल को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मर्तबा के इंतखाबात में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट पैदा हुआ है, बहुत ही ज्यादा उलटफेर हुए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यूसुफ पठान ही मेंबर पार्लियामेंट बनने वाले पहले क्रिकेटर हैं, नहीं, इससे पहले भी गौतम गंभीर बने हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बने हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन बने हैं, कीर्ति आज़ाद बने हैं, चेतन चौहान भी रुकने पार्लियामेंट बने हैं। लेकिन उनके अपोजिट के उस वक्त के लीडरान को देखा जाए और इस वक्त यूसुफ पठान जिस जो है सीट से सामने जीत करके आ रहे हैं, ये भी वाकई में हैरानकुन जो है नतीजा था, जिसको लेकर के जो है लोगों को अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए और पढ़ते हुए हमने देखा है। नाज़रीन गिरामी, एक और चेहरा इकरा हसन जो नई रुकने पार्लियामेंट बनी, क्या वो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? दरअसल ये है कौन इकरा हसन? आपको मालूम होना चाहिए कि इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। और चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है जो किराना से मुसलसल तीसरी बार एमएलए है। इससे कबल इकरा ने जिला पंचायत मेंबर का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें शिकस्त हुई थी। किराना सीट पर हसन खानदान का दबदबा समझा जाता है। इकरा के दादा अख्तर हसन बल्दिया के चेयरमैन थे और बाद में इसी नशिस्त से रुकने असम्बली बने। इसके बाद इकरा के वालिद मुनव्वर हसन भी इस नशिस्त से रुकने असम्बली रहे। मुनव्वर की मौत के बाद उनकी अहलिया तबस्सुम हसन ने भी किराना लोकसभा सीट से दो बार रुकने पार्लियामेंट के तौर पर काम किया। तीसरी नस्ल में उनके भाई नाहिद हसन 2014 में ज़िमनी इंतखाब जीतकर पहली बार एमएलए बने। इसके बाद से मुसलसल एमएलए बन रहे हैं। इकरा से बड़ी उम्मीदें हैं, अच्छा बोलती हैं, संजीदा हैं। अखिलेश की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं कि अक़लियती तबके की उम्मीदों पर भी वो खरी उतरेंगी, ये अभी देखना बाकी है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है उड़ीसा की। और उड़ीसा की तारीख में आज़ादी के बाद पहली बार एक मुस्लिम खातून एमएलए सेलेक्ट हुई है। इनका नाम है सूफिया फिरदौस। ये उड़ीसा के कटक से जो है एमएलए इलेक्ट हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा 2-3 जो है रियासतों में असम्बली इंतखाबात भी हुए थे आम इंतखाबात के साथ। एक तो आंध्रा का, जहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की जो है पार्टी ने ज़्यादा वोटें हासिल किए, बल्कि अभी तो कल परसों में वो वहाँ के जो है सीएम के तौर पर हलफ बर्दारी भी मुनक़िद करने जा रहे हैं, हलफ उठाएंगे। ये जो है उड़ीसा में भी असम्बली इंतखाबात हुए थे, तो उसमें जो है कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाली सूफिया फिरदौस को अलग अलग तरह से जो है मुबारकबादियाँ दे रही हैं, इसलिए कि एक तो पहली मुस्लिम खातून है उड़ीसा की तारीख में और कटक जैसे शहर से सेलेक्ट होकर के आई हैं, तो इससे जो है एक और ही। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मैं ये खबरें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ख़वातीन भी इस वक्त सियासत में जिस तरह से हिस्सा ले रही हैं, हिस्सा लेना चाहिए। एक और तस्वीर जो मैं आपके सामने हमारी एक बहन के सामने रखना चाहता हूं, जो इस वक्त पूरे इंडिया में बड़े पोजीशन में, पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक पर कामयाबी हासिल की है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ने वाली ये तालिबा जिसका नाम आमिना आरिफ है, उसने नीट यूजी 2024 में 720 में 720 पूरे मार्क्स हासिल करके नीट में पूरे के पूरे भारत में पहले नंबर के रैंक को हासिल किया है। क्या ये मुबारकबादी के जो है हकदार नहीं है? क्या हमें मुबारकबादी नहीं देना चाहिए? कितनी बड़ी खुशखबरी है
पूरी जो है बिलखुसूस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए और फिर ख़ास करके जो है पूरे भारत के मुसलमानों के लिए। यही वजह कि हमने भी सोचा कि क्यों ना आमिना आरिफ कड़ीवाला की जो है खिदमत में मुबारकबादी पेश किया जाए, उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश किया। आपको हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट थी, उर्दू पढ़ते हुए आगे बढ़ी थी और फिर उन्होंने जो है इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि पूरे भारत में पहले नंबर पर जो है इन्होंने कामयाबी हासिल की। आमिना ने जो है एसएससी को उर्दू मीडियम स्कूल मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी से मुकम्मल किया था। फिर उसके बाद वो एक्सेलेंट मास्टर एकेडमी जोगेश्वरी में उसने जो है तालीम हासिल करना शुरू की और इस तरह से जो वो हर मैदान में टॉपर बनते हुए अब जो है पूरे भारत में टॉपर बन गई है इस खुसूसी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम को पास करना ही लोग जो है बहुत बड़ा समझते हैं, नीट यूजी 2024 एग्ज़ामिनेशन में। तो आप भी उनकी खिदमत में ज़रूर मुबारकबादी पेश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि इस्राएली फ़ौज जालिम सहयूनी दरिंदे कत्लेआम के लिए किस किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ये तस्वीर सामने आई है। इस्राएली फ़ौज गज़ा में कत्लेआम के लिए किवाड कॉप्टर तैयारी इस्तेमाल कर रही है। इंसानी हकूक़ ग्रुप यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि इसकी टीमों ने इस्राएली काबिज फ़ौज की जानिब से बराह रास्त फायरिंग और छोटे ड्रोन से धमाका खेज़ बम गिराने के ज़रिए कत्ल के वाक़यात में नुमाया इजाफे के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन छोटे ड्रोन्स को जिन्हें मुहलिक हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया उसको किवाड कॉप्टर्स कहा जाता है। उन्होंने वजाहत की कि इनकी फील्ड टीमों ने काबिज अफवाज की जानिब से सफ़ेद झंडे लहराने वाले शहरियों को बमों से निशाना बनाने के वाक़यात रिकॉर्ड किए। सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब होता है कि वो जो है अमन पसंद हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जालिम दहशत सहयूनी ये दरिंदे उन पर गोलियां बरसा देते हैं। उसके लिए नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। वह नाज़रीन गिरामी, ये जुल्म सितम की वो कहानी है, एक और जुल्म सितम। ये वो हैवान हैं, ये वो दरिंदे हैं कि एक डॉक्टर को जो ज़ख्मी शख्स पड़ा हुआ है एम्बुलेंस में उसको इलाज भी करने नहीं देते। इनकी हैवानियत और दरिंदगी देखिए, एक एक तस्वीरें जो निकल करके आती हैं, देखने के बाद खून खोल उठता है कि इनको इंसान कौन कहता है। ये दरिंदों की और हैवानों की और शैतान सिफत दरिंदों की वो नस्ल है जिस नस्ल को जो है इंसान कहना या खुद हैवान कहना हैवानों की जो है बेइज्जती है। एम्बुलेंस में पता है कि मरीज है, उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों को रोक दिया जाता है, उसको गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी गाड़ी से चाबियां छीन ली जाती है। ये वो दरिंदगी की इंतहा नाज़रीन गिरामी जो जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इस वक्त जो है वहां पर अपना रहे। और आपको खबर होनी चाहिए कि 7 अक्टूबर से इस्राएली जिंदानों में अब तक कैद फिलिस्तीनियों की तादाद 9025 को पहुंच चुकी है। खुले आसमान तले ये दरिंदे एक आम आवाम के साथ जो जुल्म सितम की इंतहा करते हैं, उनके जेल में अगर ये कोई बंद होता है तो उनके साथ क्या जुल्म सितम की इंतहा करते होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। 22 फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी के बाद जो अभी गुज़िश्ता रात इस्राएली जालिम दहशतगर्दों ने गिरफ्तार किया था, 7 अक्टूबर से कल मंगल तक मकबूजा मगरबी किनारे से हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद बढ़कर 9025 को हो गई। कमीशन बराए उमूर असीरान और असीरान क्लब ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख के बाद गिरफ्तार फिलिस्तीनियों की कुल तादाद 9025 से ज़्यादा हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त गज़ा पट्टी की। और भी कुछ खबरें हैं, वक्त लंबा हो चुका है, इंशाल्लाह फिर अगली प्राइम टाइम में मैं आपके सामने पेश करूँगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर
खंजर बनकर कुचल देता है फितनों को।